नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि बताओ इस समय पे दुनिया का सुपर पावर कौन है, तो हो सकता है छोटा सा बच्चा भी बता दे कि सर क्या पूछ रहे हो। सबको मालूम है कि अमेरिका है। इस समय पे अमेरिका ही पूरी दुनिया का बॉस बन के बैठा हुआ है। उसी के इशारों पे दुनिया में कहीं पे युद्ध होता है तो कहीं पे किसी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाता है। जैसा कि हाल ही में आपने देखा है कि क्या क्या नहीं हुआ, रसिया यूक्रेन को मामले कर लेकर के या फिर चीन ताइवान के मामले को लेकर के। लेकिन ये दुनिया का सुपर बॉस ऐसे ही बना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के अभी तक पूरे के पूरे धीरे 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 करके चलती आई है। और इसमें अमेरिका एक बहुत ही बड़ा शक्ति या फिर एक तरीके से पावर बन के निकला है। लेकिन क्या अब धीरे धीरे अमेरिका की पावर खत्म होती जा रही है? क्या अब अमेरिका पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है? या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि क्या अब अमेरिका का भविष्य या अस्तित्व जो सुपर पावर का तमगा है वो खतरे में है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे ही नहीं, हवा हवाई बातें हो रही हैं। पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी ये बातें क्यों कही जा रही हैं, क्यों मार्केट में इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्या है ना, ये खबरें थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स को। जो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है। या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक वर्ड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नेता के द्वारा एक बयान बहुत ज्यादा मायने रखता है। बाइडन ने क्या कहा? बाइडन ने एक छोटा सा वर्ड बोला है, क्या? नो। और इस नो से बवाल मचा हुआ है। क्या कहा? ऐसा नो क्या था? देखिए, बाइडेन डिनाइज यूएस इन टॉक्स ऑन न्यूक्लियर एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया। ओके, साउथ कोरिया से न्यूक्लियर जो एक्सरसाइज के बीच बारे में बात की गई, इनसे किसी रिपोर्ट ने पूछा, किससे? बाइडेन से, कि क्या आप साउथ कोरिया के साथ में न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने वाले हैं क्या? तो बाइडेन ने कहा नो। बाइडेन का एक नो, और ये फिर इसके बाद हर एक खबर की सुर्खी बन गई, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो या फिर एक्सप्रेस हो। क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नो? क्योंकि साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया को आप देख रहे होंगे कहाँ है। साउथ कोरिया ये रहा। साउथ कोरिया जब आप मैप को देखेंगे ध्यान से, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों पास की कंट्रीज या फिर एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया जो है, वो बहुत बड़ी शक्ति है मिलिट्री के मामले में। इसके पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो किसी के पास भी नहीं है। ओके, लेकिन साउथ कोरिया के पास कोई भी इस तरीके की बहुत बड़ी मिसाइल या फिर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और इसी वजह से इसकी जिम्मेदारी, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसने ले रखी है? अमेरिका ने। ओके, अमेरिका ही वो व्यक्ति है, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं वो इसका बड़ा भाई है, जो इसको बोलता है कि तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का हथियार रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तेरी रक्षा करूंगा। आपको पता हो, पूरी दुनिया में अमेरिका की जो सेनाएं हैं वो सबसे ज्यादा जापान और फिर साउथ कोरिया में रहती हैं। जापान में और साउथ कोरिया में इतने सारे बेसेस हैं अमेरिका ने बना रखे हैं, और वहां पे उसकी सेनाएं खड़ी हैं। लेकिन हाल ही में आपको पता हो जापान ने क्या किया? जापान ने खुद का जो मिलिट्री या फिर एक तरीके से जो रक्षा बजट है उसको इंक्रीज कर दिया, और वो अपनी फोर्सेस को और ज्यादा कैपेबल बनाने की बात कर रहा है, अपनी फोर्सेस को ऑफेंसिव या फिर अटैकिंग बनाने की बात कर रहा है। क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं? क्योंकि जापान को अब लग रहा है कि आने वाले समय में उसकी खुद की आर्मी होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसी तरीके से अब जापान भी खुद को आत्मनिर्भर डिफेंस के सेक्टर में बनाने वाला है। और साथ ही साथ क्या साउथ कोरिया भी इसी तरह का कुछ करेगा? इस कदम के बाद जो बाइडेन ने कहा है कि अब हम न्यूक्लियर डील या फिर न्यूक्लियर एक्सरसाइज साउथ कोरिया के साथ में नहीं करने वाले हैं। आखिर ये बात निकल के कहां से आई? देखिए, बात निकल के यहां से आती है कि जो साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया के यून, ओके, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं यून, यून ने क्या कहा? यून ने अपनी जनता को ये कहा कि हम अपने अमेरिका के साथ में न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने वाले हैं। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जनता उनसे बार बार सवाल पूछ रही है कि नॉर्थ कोरिया आपका दुश्मन बार बार बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर एक प्रेशर होने वाला था, और इस प्रेशर को ध्यान में रखते हुए अपनी जनता को खुश करने के लिए इन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ में मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज, न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जैसे ही बाइडन जी से पूछा गया इस तरह का सवाल,
वो पूरी तरीके से पलट गए और उनकी पलटी मारते ही ये सुर्खियां बन गया कि क्या अब साउथ कोरिया अब खुद की भी मिलिट्री या फिर एक तरीके से जो डिफेंस सेक्टर है उसका उसको कैपेबल बनाएगा क्या। आपको पता है कि साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड नेशन है। सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ से निकल के आती हैं। लेकिन जो इसका दुश्मन है नॉर्थ कोरिया, ये भले ही उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है बाकी सब मामलों में, लेकिन अगर हम मिसाइल्स की बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, तो नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका तक को डरा के रखा हुआ है। अमेरिका तक इससे डरता है भाई साहब। अमेरिका बोलता है कि आप कुछ भी मत करो। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से साउथ कोरिया परेशान हो जाता है, आपकी वजह से जापान परेशान हो जाता है। तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने कि क्या बताएं। क्यों? क्योंकि ये मिलिट्री टेस्ट करता है, ये न्यूक्लियर टेस्ट करता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट करता है। इसके पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखता है। और हाल ही में किम जोंग उन ने जिस तरीके का काम किया है, आपको पता हो नए साल में लोग क्या करते हैं, पटाखे फोड़ के जश्न मनाते हैं, और ये भाई साहब मिसाइल्स फोड़ के जश्न मनाते हैं, मिसाइल्स दाग दाग के जश्न मनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबल मिसाइल्स दाग के ये जश्न मनाते हैं। तो इस तरीके से जब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन लगातार साउथ कोरिया को डरा रहे हैं, इन लोगों की दुश्मनी बहुत पहले से चलती आ रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही इनकी दुश्मनी चलती आ रही है, जब से जापान ने इस पूरे कोरियन पेनिनसुला को छोड़ा है। उसके बाद से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, नीचे का हिस्सा साउथ, इसलिए ये नॉर्थ कोरिया हो गया और ये साउथ कोरिया हो गया। साउथ कोरिया के सपोर्ट में आया अमेरिका और यूएसएसआर ने सपोर्ट किया नॉर्थ कोरिया को। इसीलिए नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा मिलिट्री डेवलप्ड है, वहीं पे साउथ कोरिया पूंजीवादी देश अमेरिका को सपोर्ट करता है और इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी थी। इसलिए साउथ कोरिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, लेकिन डिफेंस के सेक्टर में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं किया। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने बहुत से ड्रोन्स इनके एरिया में या फिर इनके जो सेक्ट से ये एक तरीके से ये कह सकते हैं इनके जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे उड़ाए, और उनको काउंटर करने के लिए कोई भी इनके पास डिफेंसिव वेपन्स ही नहीं थे। किसके पास? साउथ कोरिया के पास। तो इनके देश में, इनकी कंट्री में लोगों ने सवाल पूछना चालू कर दिया कि क्या अमेरिका की ये सेनाएं यहाँ पे भात खाने के लिए बैठी हुई हैं? क्यों? क्या ये लोग कुछ जब कर ही नहीं सकते, नॉर्थ कोरिया हमें लगातार थ्रेट दे रहा है, तो क्यों ना हम अपनी खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करें। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पे एक पोल कराया गया जिसमें 50% से ज्यादा लोगों ने ये कहा, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा कि हाँ, साउथ कोरिया को भी अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स खुद के बना के रखने चाहिए, क्योंकि अब अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से वॉर टैक्टिक्स बदल रही है, वॉर की टेक्नोलॉजी, वॉर का तरीका बदल रहा है, तो सिर्फ सेनाएं खड़ी कर देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट करना होगा। इस तरीके की बातें वहां से निकल के आ रही हैं। अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जो हैं वो लगातार मिसाइल्स का टेस्ट वगैरह करते रहते हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा और मिसाइल्स का टेस्ट करने वाले हैं। अगर हम इनको देखें ध्यान से तो फोर्थ बैलिस्टिक मिसाइल्स का इन्होंने टेस्ट किया था 24 घंटे के अंदर। ये 1 जनवरी की खबर निकल के आई थी। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स जब कोई देश चलाता है तो वो छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। इससे बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट होता है। 2022 की अगर हम बात करें तो 70 मिसाइल्स का टेस्ट इन्होंने किया है, या फिर एक तरीके से लॉन्चिंग की है। इतनी भयानक तरीके से ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज या फिर मिसाइल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है। आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2022 में सबसे ज्यादा मिसाइल्स का टेस्ट किया गया है किम जोंग उन की गवर्नमेंट या फिर नॉर्थ कोरिया के द्वारा। वहीं पे अगर हम बात करें 2021 की तो बहुत कम था ये नंबर, जो कि लगभग 10 से 12 के बीच में लाई करता है। वहीं पे ये बढ़ के 70 हो चुका है 2022 में। मतलब 70 मिसाइल्स का इन्होंने बाकायदा टेस्ट किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, बल्कि MRBM भी है, SRBM भी है, ICBM भी है और IRBM भी है और अदर्स भी हैं। मतलब हर तरीके की मिसाइल्स है बंदे के पास। ये चाहे तो जापान को उड़ा दे, ये चाहे तो साउथ कोरिया को उड़ा दे, या फिर अगर दिमाग खराब हो गया इसका तो अमेरिका तक भी पहुंच सकता है, वहां भी न्यूक्लियर वेपन्स दाग सकता है। आपको पता हो कि एक बहुत भयानक तरीके का मीम निकल के आ रहा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहा करते थे कि मेरे पास जो मेरे टेबल है ना, वो
मेरे टेबल पे न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन है, वहीं पे नॉर्थ कोरिया कहता है मैं बटन हाथ में लेके मार्केट में घूमा करता हूँ। इसीलिए इतना ज्यादा थ्रेट क्रिएट हो रखा है साउथ कोरिया के ऊपर, क्योंकि भरोसा नहीं है कब ये क्या कर दे। जिस तरीके से उसने ड्रोन्स उड़ा के साउथ कोरिया के एयर स्पेस को वॉयलेट करते हुए इनको धमकाने की कोशिश की या फिर डराने की कोशिश की, इस चीज को ध्यान में रखते हुए साउथ कोरिया ने 440 मिलियन का प्लान अनाउंस किया कि अब हम भी क्या करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जो नॉर्थ कोरिया के ड्रोन हैं उनके तरीके से जो इन्वेजन किया जा रहा है उसको हम काउंटर कर सकें। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 440 मिलियन का प्लान, सॉरी $440 मिलियन का प्लान अनवील कर दिया एक तरीके से। अगर हम जापान की बात करें तो जापान ने भी अपना रक्षा बजट को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर दिया है। अब देखिए क्या है ना, जापान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है, साउथ कोरिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने की बात कर रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यही पता लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी बादशाहत खो रहा है और आने वाले समय में चाइना जैसी कंट्रीज या फिर हम ये कह सकते हैं कि रसिया जैसी कंट्रीज बहुत ज्यादा आगे निकलेंगी। और एक तरीके से जिस तरीके से चाइना रसिया दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में चाइना और रसिया मिल करके अमेरिका को काउंटर करती हुई दिखाई दे। और आने वाले 2030 में तो आपको पता ही है, सर्वे ये बताते हैं कि 2030 तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी होगी किसकी, चाइना की, या फिर चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा पूरे दुनिया में। लेकिन अमेरिका को शायद इस बात को हल्के में ले रखा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो या और उसकी बादशाहत खत्म होने वाली है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।